मैं युवाओं को ही कहना चाहता हूँ, आइए पॉलिटिक्स में, आप नेता बनिए, आप राज करिए। उन्होंने कहा यार इसकी 21वीं भर्ती करो, लेकिन करो। बोले काठियावाड़ से अहमदाबाद आना है तो वो थोड़े यार कैसे करेंगे क्या करेंगे, हाँ। वो थोड़ी झिझक रहती है। लेकिन हमारे वहाँ पे FIR नहीं लिखते थे लोग, मतलब उस हिसाब से पूरा बदले की भावना वाली पूरी। हाँ, हमें कोई डराता नहीं था और हम किससे डरते नहीं थे। मैंने कहा बैंड बजा देंगे, तो मैंने कैमरामैन को कहा कि रात को जाना है। कहाँ जाना है? देखो ईशुदान भाई, ऐसे नहीं होता है। महामंथन चालू किया, हमारा पूरा फैमिली देख रहा था महामंथन। तो हम रात को 3 बजे गए थे, वो हमने टॉर्च करके वो ली शूटिंग, और लोगों के लिए मतलब कभी जान की परवाह नहीं की, और धमकियां आने शुरू हो गई, मार देंगे और क्या करेंगे, तो मौत से तो डर है नहीं। फिर मैंने अमेरिका, ये UN सब में ठोके, मैं डांग में वहां से वापिस से बाइक लेकर डांग में जाता था, डांग में जंगलों में चला गया, निकालते थे वहां शूटिंग करके, तो वहां तो धुलाई हो जाती मेरी। देखो ईश्वर ने मुझे बुद्धि बहुत दी। पोरबंदर गया तो वहाँ खनिज चोरी चल रही थी, तो वहाँ गाड़ी निकलती थी तो मुझे फोन आता था, ईशुदान भाई देखो ये गाड़ी निकल रही है। तो वहाँ भी लोगों ने मुझे धमकी दी कि भाई तेरा मर्डर कर देंगे, फलाना टिकट। मैं देखो बेसिकली मेरे फादर किसान, पापा के निधन हुआ 15 अप्रैल को। हर 15 अप्रैल को मेरी एक नई ऑफर आती थी पापा की कृपा से, और उसमें मैंने 12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए थे। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में ही मर गया था, आप वहाँ थे हॉस्पिटल। चैनल बंद करवाने की धमकियां दी, नहीं ये सब कुछ हुआ था। तो मैंने कहा कि वहां मुझे घंटा बजाने तो जाना नहीं। तो मैंने भी यही सोचा था कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री मुझे डिक्लेयर किया है, मुझे 49 दिन भी नहीं सर, 15 दिन काफी है। पर देखो एक चीज है, मैं यहाँ कोई पद के लिए नहीं आया हूँ। जब विपश्यना का साधना हुई तब से मैं और इस मामले में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, उस भावना से चल पड़ा। देखो आज ईशुदान गढ़वी का ये सब है, वो मिट्टी में मिल जाने वाला है। मैं खुद भी, मेरा नाम भी। बाद में जब ये अरविंद जी से बातें करता था आध्यात्मिक, तो उन्होंने कहा यार तू विपश्यना किया है? मैंने कहा नहीं किया सर मैं। और सत्यनारायण जो गोयंका जी के जो प्रवचन बहुत ही डीपली जो समझाते हैं वो 10 दिन में। दूसरी बार तो जयराज ने कहा कि आप अब विपश्यना कर लो, नहीं तो मैं ऐसे ही दिन निकलते जा रहे। गुरु जी बहुत अच्छा कहते हैं कि एक बार घर में विपश्यना कहीं आ गई तो फिर और बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी। बचपन में मैं हमेशा पता नहीं पहले से थोड़ा बहुत आध्यात्मिक था, पढ़ाई में इतना मन नहीं कर रहा था। एक बार मेरे पापा ने मेरी अच्छी से धुलाई की, उसमें मैं पढ़ाई करता था दिया जलाकर। मैंने तय कर लिया था कि मुझे पत्रकार बनना है। हॉस्टल मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी, तो पापा ने मुझे बहुत ही, मतलब मैंने जो चीज मांगी और दी नहीं, ऐसा हुआ नहीं। वेलकम टू दी नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। राजनीति और पत्रकारिता दोनों में बरोबर सक्रिय हैं। सो ईशुदान गढ़वी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराज भाई। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन किस तरह का रहा था? देखो मैं एक छोटे से गांव में, खंबालिया तालुका है, तहसील है, उसके छोटे से गांव पिपलिया मालिक का रहने वाला हूं मैं। बेसिकली मेरे फादर किसान और ज़मींदार भी थे, लेकिन मैं मिडिल क्लास से हूँ। बहुत ही सामान्य स्थिति में मैं पला बड़ा हूँ। गांव में मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद खंबालिया में किया और उसके बाद जामनगर में मैंने कॉलेज की। बचपन में मैं हमेशा पता नहीं पहले से थोड़ा बहुत आध्यात्मिक था। मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होती है, आज भी होती है। माता जी के देवी पुत्र हम कहलाते हैं, क्योंकि चारण ज्ञाति जो है, कास्ट है। मैं कास्ट ज्ञातिवाद में मैं मानता नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन बैकग्राउंड कह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। चारण कास्ट है जो बेसिकली देवी पुत्र कहलाते हैं। माता जी करणी आपने देखा होगा, माँ मोगल माँ है, माँ सोनल माँ है,
जितनी भी जगदम्बाएं जो इस धरती पे मृत्युलोक में जब जन्म लिया है तो चारण के घर अवतार लेती हैं माताजियाँ। आज भी माताजियाँ लेते हैं तो हम देवी पुत्र कहलाते हैं। वैसे मेरी पुरानी अगर बात करें तो हम माँ पार्वती के संतान हैं। तो इस हिसाब से चारण कास्ट हमेशा आध्यात्मिक ज़्यादा रहती है। तो हमारे घर में पूरा आध्यात्मिक जीवन था। मेरे पापा माता जी का अनुष्ठान नवरात्रि में करते थे, नागबाई माता जी का, जो कि चारण की देवी थी। मेरी माँ भी माता जी की पूजा प्रार्थ करती थी। तो बचपन से ये रहा, पढ़ाई में इतना मन नहीं कर रहा था और हमारे बैकग्राउंड में इतनी पढ़ाई थी भी नहीं। हम जमींदार लोग थे। माता जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जमीन अच्छी रहती है, पशु भी रहते हैं। तो बेसिकली मेरे बापूजी की बहुत इच्छा थी कि ये पढ़ना चाहिए। तो मैं 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ने के लिए भाग जाता था। तो फिर एक बार मेरे पापा ने मेरी अच्छी से धुलाई की और इतनी धुलाई की गांव तक, स्कूल तक लेकर गए। और मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा का बहुत बड़ा नाम था, वो एक आसपास के गांव में अगर कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा समाधान करवाते। तो लोग बहुत उनका सम्मान करते थे, खैराज भाई का। तो टीचर्स भी सब पहचानते थे, बहुत मतलब पारिवारिक संबंध थे। तो जब भी मेरे पापा स्कूल से निकलते थे, गांव के रोड पर ही स्कूल थी, तो जैसे वो खिड़की से देखते थे, मैं देख जाता तो उनके पीछे दौड़ने भाग जाता था स्कूल छोड़कर। तो बेसिकली ये रहता था। फिर तो 10वीं कक्षा के बाद मेरे फादर ने कहा कि यार मेरी इच्छा है कि तू पढ़ाई कर, और फिर मैं पढ़ाई में लग गया। बाद में कभी पापा को परेशान नहीं किया, लेकिन हालांकि गांव में ज़िंदगी आधी गई मेरी। बहुत ही मज़े की ज़िंदगी थी। गांव में सुख सुविधाएं बहुत कम होती है। पहले हमारे यहाँ बिजली बहुत थी नहीं गांव में। गांव के हम विस्तार में रहते थे, मेरे खेत में। तो जब बिजली आई एक बार तो बहुत ही खुशी का माहौल हो गया। तो ये उसमें मैं पढ़ाई करता था, दिया जलाकर, छोटा था। हाँ, तो ये पूरे दिन देखे हैं मैंने बचपन के। और कभी कभी सोचता हूँ कि यार ईश्वर ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं जब कॉलेज में 11वीं कक्षा में था तब एक पत्रकार बंधु आया था, कोई पता नहीं, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, हमारे स्कूल में। और प्रिंसिपल ने कहा कि भाई पत्रकार है, सबको अटेंड करना है। उनका एक सेमिनार रखा है, एक मतलब एक सेशन रखा है। तो मैं गया तो उन्होंने, उनसे इतना इंस्पायर हो गया मैं कि मैंने तय कर लिया था कि मुझे पत्रकार बनना है 11वीं कक्षा में। 11वीं कक्षा में, क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसकी तो वजह से बहुत बड़ा पत्रकार गुजरात को मिला। हाँ, तो बेसिकली ये जब मैंने सोचा तो एक दिन क्या हुआ कि कॉलेज तक मैं सोचता था कि यार कोई पहचानता तो है नहीं, पत्रकारिता का कोर्स कहाँ करना है, क्या करना है। तब तो ये गूगल तो थे नहीं। कौन थे पत्रकार का नाम? ये याद नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि बहुत छोटा था और मैं इतना बहुत फिर याद भी नहीं रहा। लेकिन एक दिन ये हुआ, आपको ताज्जुब होगा, कि कॉलेज का प्रिंसिपल सावला साहब थे, जामनगर के MP साहब में जब मैं पढ़ा तो मैं उसके पास, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन मैं गया, मुझे मेरे सर पत्रकार बनना है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ किसी को, क्या होता है, पढ़ाई कैसी होती है, कहाँ होती है। तो उन्होंने कहा कि यार गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में होता है। अब अहमदाबाद तो देखा नहीं था, शहर, तो शहर वाली फीलिंग है। अरे बहुत दूर अब है, देखो कैसा है। ये ईश्वर की करामत देखो। मैं छोटा था जब 10वीं कक्षा में, तब माउंट आबू का प्रवास किया था, तब शायद काकरिया वाकरिया या अक्षरधाम गए होंगे, लेकिन अहमदाबाद में कभी आया नहीं था। तो जब TY में था तब उन्होंने कहा कि तुम पोस्ट कार्ड लिखो भाई। और एक दिन ये हुआ कि जब मैं जामनगर में PG के तौर पर रहता था, हॉस्टल मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी,
तो पापा के पास पैसे थे तो मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता था। तो पापा ने मुझे बहुत ही मतलब मैंने जो चीज़ मांगी और दी नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो मैं जो रूम में रहता था वहाँ 2 लड़के अहमदाबाद से कुछ टाइम के लिए जामनगर रहने आए, उससे दोस्ती हुई, कनेक्शन हुआ। और मैंने कहा यार एक काम करो, मुझे अहमदाबाद, आप अहमदाबाद रहते हैं तो मैंने तो कभी देखा नहीं अहमदाबाद। तो बोले कि यार ईशुदान भाई आ जाना। तो अब तब तो कुछ थे नहीं, नंबर मोबाइल तो थे नहीं। तो फिर मेरे पापा को मैंने कहा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए। तब नए नए आए थे, इनकमिंग चार्ज लगते थे। हाँ, फोन उठा लिया तो भी 1100 वाला जमाना। हाँ, वो ट्रम्प का ऐसा मोबाइल था, वो टावर वाला। तो तब मैंने TY में ये कहकर यार मैंने कहा वो निमेश के ऐसा कुछ नाम था, अनिमेश के, अहमदाबाद का लड़का। तो उन्होंने कहा कि सुदान भाई जब आओ मेरा ये लैंडलाइन नंबर है, आप फ़ोन कर देना। तो मैंने मेरे पापा को कहा कि यार मुझे पत्रकार करना है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मेरे पापा को इतना बहुत को पता नहीं था। तो मोबाइल लेना, ठीक है मैं ले देता हूँ। अब इनकमिंग 4 से 5 रुपये लगते थे उस टाइम। उन्होंने मुझे TY में मोबाइल ले दिया और आउटगोइंग का तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत चार्ज थे। तो वो BSNL का नंबर लेकर फिर मैं पहली बार TY में यहाँ आया अहमदाबाद में, पहले सर्च करने के लिए। तब मैंने अहमदाबाद में पैर रखा था। अच्छा, कौन सा साल था वो साल होगा 2002 का। अच्छा, नेट। सो उसके बाद आपने पत्रकारिता ज्वाइन की। हाँ, इसके बाद जब मैं यहाँ आया तो पार्टी पे बस ने उतारा सुबह 5 बजे। तो मैं तो बस स्टैंड पे वहाँ बैठा। ये तो अगर मैंने कहा कि इनको मैं फ़ोन तो करूँ लेकिन कब करूँ कि जो 6, 7, 8 बजे तो करूँ। तो 8 बजे तक मैं बैठा, सो रहे होंगे। फिर मैंने हाँ सोए होंगे बेचारे। तो अब मैं तो पहचान भी इतनी नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ रूम में पास में वो रहने आया था। तो मैंने उनको सुबह फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि यार मैं आ गया हूँ। तो बोले कि यार एक काम करो, ये सत्ताधार सोसाइटी है उसमें तुम इस नंबर के बस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एड्रेस लिखवाया, मैं उस एड्रेस पे सुबह चला गया। बेचारे ने घर पे मुझे नाश्ता करवाया, बहुत इतनी पहचान नहीं थी, देखो किस्मत क्या है। और उन्होंने कहा कि यार मेरा एक विद्यापीठ में पहचान है, मेरी अंकल है। मैंने कहा यार तो सोने पे सुहागा है, चलो जाते हैं। तो विद्यापीठ वो स्कूटर पे उनके पापा के स्कूटर मांगी, वो भी लड़का था बेचारा छोटा सा, उनका वो कॉलेज में होगा शायद। वो आया यहाँ पे विद्यापीठ में, हम आए, उनके काका को मिला। मैंने कहा यार मुझे एडमिशन चाहिए, कैसे होती प्रोसेस मुझे बताइए। तो कि यहाँ पत्रकारिता विभाग है, वहाँ चले जाओ। तो मैं वहाँ गया। तो मैंने कहा कि मैंने पोस्ट कार्ड लिखा है, आपका जवाब आया है और मैं इसलिए आया कि मैं रह ना जाऊँ, क्योंकि मैं तो और कोई तो पहचानते नहीं है। और मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ 4 कक्षा तक ही पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि ये गांधी जी की पुस्तक है और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लेनी है। अच्छा, तो आपको इसकी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जितनी परीक्षा जिसकी देनी है मुझे बता दीजिए, मैं तैयारी करके आ जाऊँगा। तो उन्होंने 2-3 पुस्तकें दी, मैं लेकर गया और डेट लिखवाई कि इस डेट से फॉर्म भरेंगे, पर्चे भरेंगे। फिर तो मैं अकेला आया, इनकी तैयारी की। TY में तो अच्छा खासा मैं पास हो गया, फर्स्ट क्लास। और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दी। अब देखो यहाँ एंट्रेंस में भी सैकड़ों लोग आए थे विद्यापीठ में। तब पत्रकार तो पता नहीं इतना बड़ा था, इंस्टीट्यूट भी इतनी थी नहीं, बहुत कम थी। तो 20 लोगों को लेने थे। तो मेरी मतलब रिटर्न में मैं पास हो गया था। तो इंटरव्यू लेना था, तो इंटरव्यू के लिए बैठे थे 4-5 लोग। तो मैं गया, तो तब मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया। तो उन्होंने ये कहा, जितेंद्र देसाई करके कुलनायक थे, अब तो नहीं रहे, बहुत ही सज्जन आदमी थे, नवजीवन जो है सब, हाँ जितेंद्र देसाई। उन्होंने कहा कि यार इसकी 21वीं भर्ती करो, लेकिन करो। और मुझे लगा कि यार इसमें 20 तो हो गए, उसका मतलब ये हुआ। क्या बात है। तो मैंने कहा कि यार ये देखो, और 21वां नाम मेरा था। अरे वाह। तो इस तरह से मेरी चल पड़ी। और 2 साल जर्नलिज्म करने के बाद दूसरे दिन मैं जॉब पे लग गया। और तब से ये पूरी कायनात अस्तित्व हमारे साथ है।
तो आपने जो आपकी जर्नी आपने बताई कि आप एक छोटे से गांव से आए, पता नहीं था। आज भी मेरे दोस्त हैं, वो कुछ बात करते हैं, आज के समय की बात करता हूँ तो वो बोले काठियावाड़ से अहमदाबाद आना है तो वो थोड़े यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ी झिझक रहती है। तो उसमें से आप आए, आपने जर्नलिज्म किया और यहाँ तक कि जो आपकी जर्नी रही, तो उसमें आपका सबसे डिफ़िकल्ट ऐसी कोई सिचुएशन कि आपने जर्नलिज्म की, अभी जर्नलिस्ट है, उसकी जॉब के अपने आप में कई सारे पड़कार हैं, चैलेंजेस हैं, तो ऐसी कोई घटना जिसमें आपको जैसे आप भिड़ गए हो? देखो, एक तो मैं चारण गढ़वी कम्युनिटी से आता हूँ, तो थोड़ा बहुत हमारे खून बहुत गर्म होते हैं। बेसिकली आज से कुछ सालों पहले हमारे यहाँ ये बदले की भावना वाली चीज़ थी। मैं तो अब अहिंसा मानता हूँ, लेकिन हमारे वहाँ पे FIR नहीं लिखते थे लोग, मतलब उस हिसाब से पूरा बदले की भावना वाली पूरी। हाँ, हमें कोई डराता नहीं था और हम किससे डरते नहीं थे, मतलब उस टाइप का वहाँ पे माहौल। तो जब पत्रकारिता में आया तो मैं तो चल पड़ा। तो मुझे वापी में अपॉइंट किया गया रिपोर्टर के तौर पर। तो मैं वहाँ जाता तो लोग बोलते कि यार, मैं छोटा लड़का था 22 साल का, तो बोले कि यहाँ पोल्यूशन होता है। मैंने कहा हाँ यार, पोल्यूशन तो होता है, यहाँ तो बहुत दुख है। कौन करता है? मैंने कहा तो ये इंडस्ट्रीज वाले करते हैं। मैंने कहा बैंड बजा देंगे। अब नए नए थे, पत्रकारिता थे, तो मैंने कैमरामैन को कहा कि रात को जाना है। कहाँ जाना है? तो वो पुराना था, तो देखो ईशुदान भाई, ऐसे नहीं होता है, आप नए नए हैं, लेकिन ये तो रिस्की है, हम अलग विस्तार में हैं। वो भी वहाँ से आया था, भूज से, कैमरामैन। मैंने कहा यार तुम चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और वो वहाँ की थी, गांव की जो थी। तो हम रात को 3 बजे गए। वापी में जो उद्योग पानी रात को गंदा छोड़ते थे, वो हमने टॉर्च करके वो ली शूटिंग रात को बाइक से, और पूरा ये भर के। तो उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, यार तुम मरवाओगे मुझे। और फिर तो पता चला सबको, हमने जो ये होते हैं GPCB वाले, उनके इंटरव्यूज किए, सबको पता चल गया। पूरी मैंने सीरीज बनाई इनकी, और धमकियां आने शुरू हो गई। अब लड़का था मैं 22 साल का, लेकिन खून तो वही गर्म था। आप कौन सी चैनल में थे? मैं तब ETV में था। ETV रामोजी राव फिल्म से, ये थी फिल्म सिटी से सब ऑपरेटिव थी, सभी 12 चैनल थी। ETV अलग-अलग। हाँ, और मैंने ये सीरीज 5-6 स्टोरियाँ इतनी बनाई, ऐसी बनाई, तो लोग तो धमकियाँ देने लगे, इन्हें पत्रकार डराने लगे वहाँ के कि देखो ये तो बहुत बड़े लोग हैं, फलान टिकड़ा। मैंने कहा यार ये करेंगे क्या? मार देंगे और क्या करेंगे, तो मुझसे तो डर है नहीं। आप नहीं मानोगे, वो सीरीज इतना हंगामा मचाया कि पोल्यूशन की, कि पूरे ये वापी के इलाके में उस टाइम तकरीबन 127 इंडस्ट्रीज को क्लोजर नोटिस आई। GPCB वाले नहीं गए तो मैंने CPCB को मेल लिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहां के लोग आए। फिर मैंने अमेरिका, ये UN सब में ठोके मेल। अब मैं तो नया नया था, हाँ बराबर, तो उन्हीं की टीम आई। तो आपको पता होगा कि एक टाइम आया था कि 3rd पोल्यूशन सिटी में वापी का नाम था। वर्ल्ड वो मेरी बदौलत थी, मैंने पूरा उनको डेटा दिया। मैं ये तो सब ऐसे खेल करते हैं। तब तो इंडस्ट्रीज में मेरा इतना विरोध हो गया कि इंडस्ट्रीज का कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे बुलाएंगे नहीं कोई, और इन्होंने तो मतलब कि हंगामा। फिर मैंने क्या किया कि जब 127 के आसपास को जो क्लोजर नोटिस हुई, वो रात को चालू कर देते थे। तो मुझे लोगों का फोन आता था कि सुदान भाई रात को चालू है। मैंने कहा रात को आते हैं मैं। तो जब रात को ये इंडस्ट्री चालू रहती, मैं बताता था, दिखाता था, देखो ये इंडस्ट्री के क्लोजर नोटिस है और ये चल रही है, और GPCB कुछ कर नहीं रहा है, CPCB। तो इस तरह का माहौल था। फिर डांग में, वहां से वापी से बाइक लेकर डांग में जाता था, 4-4, 5-5 दिन को फोन आते थे यार। फिर तो पता चल गया कि ये लड़का कोई आया है, ये बहुत अच्छी स्टोरियां करता है। तो हर लोगों का फोन आता था कि हमारे यहाँ पेड़ कटते हैं फला। तो मैं डांग में जंगलों में चला गया। डांग में तो आपका बहुत बड़ा फेमस वो स्टोरी का काफी यहाँ तो वहां पे मैंने पूरी लकड़ी की जो रात को निकालते थे वहां शूटिंग करके, तो वहां तो धुलाई हो जाती मेरी वहां लकड़े वाले। लेकिन फिर रात को मैं वहां से निकल गए। मैंने कहा यार ये तो डेंजर हाल है पूरा इलाका, वहां तो कोई जा नहीं रहे थे ना। रात को बाइक से गाड़ियों का विजुअल ले रहे थे,
दिन के जो कटे थे तो फॉरेस्ट वाले आए कि यार परमिशन नहीं है आपका, फलाना ढिकड़ा, आप कैसे ऐसा ले सकते हैं। तो एक कलेक्टर था, मैं कलेक्टर के पास गया तीसरे दिन। मैंने कहा यार मैं तो अच्छी उम्मीद से आया और ये लोग तो मुझे डरा रहे हैं सब, फॉरेस्ट वाले। तो कलेक्टर बहुत अच्छा था, नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो उन्होंने तो पूरे आदेश दे दिए, तो मेरी स्टोरियां चली और लकड़ों का जो व्यापार था वो भी कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। तो इस तरह का पत्रकार चला। फिर मैं पोरबंदर गया तो वहां खनिज चोरी चल रही थी तो वहां पे भी खनिज चोरी में मैं सैकड़ों करोड़ों की खनिज चोरी मैंने पकड़ाई, हाँ पकड़वाई। तो वहां गाड़ी निकलती थी तो मुझे फोन आता था, सुदान भाई देखो ये गाड़ी निकल रही है। तो वहां भी लोगों ने मुझे धमकी दी कि भाई तेरा मर्डर कर देंगे फलाना टिकड़ा। मैं देखो मैं तो उनको पता चलता था कि खंबालिया का गढ़वी है तो बोलते तो नहीं थे कुछ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था। फिर तो मैं धीरे धीरे मतलब ठंडा हो जाता था। लेकिन बहुत लोगों के लिए मतलब कभी जान की परवाह नहीं की, इतनी कठिनाइयाँ रही है। गुजरात में मनरेगा योजना सबसे पहला कोबा नगर गुजरात में लाया। तो मैं उस टाइम 40 करोड़ का मनरेगा में पूरी ये लोग ऐसे कर दे। जमीन विकास निगम लिमिटेड चलता था, उसमें बहुत बड़ा करप्शन था। तो मैंने वो करप्शन खोला और बहुत सारे हंगामे किए, तो सालों ने डिपार्टमेंट बंद कर दिया। हाँ तो ये नुकसान हो गया। फिर मैं चलते 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 ऐसे ही फिर गांधीनगर आया, सेक्रेटरीट सब मंत्रियों में मेरी वो चलने लगी। फिर मैं ब्यूरो चीफ बन गया। पापा के निधन हुआ 15 अप्रैल को। हर 15 अप्रैल को मेरी एक नई ऑफर आती थी पापा की कृपा से। तो फिर मैं चैनल हेड बन गया छोटी उम्र में। वहाँ पे प्रोग्राम किया तो इतना हिट हो गया पूरे गुजरात में। वो उसके बारे में एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। कि जब आपने महामंथन महामंथन चालू किया, हमारा पूरा फैमिली देख रहा था महामंथन। हाँ। तो उसके बाद यही हो रहा था कि ये तो बहुत छोटा है, इसको आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। फिर आपने 1.5 घंटा भी किया। हाँ, टीआरपी उसकी इतनी बढ़ गई कि 1 घंटे का शो 1.5 घंटे का करना पड़ा। 1.5 घंटे का करना पड़ा। और 1.5 घंटे में भी लोग ये कहते थे कि अभी और, मैं अब और तो नहीं हो पाएगा यार। कोई मालिक भी मैंने कहा वो नहीं कर रह पाएंगे। लेकिन इतनी टीआरपी गुजरात कर्फ्यू लग जाता था। और उसमें मैंने 12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए थे। बहुत सारे काम किए। लेकिन उसमें भी मैंने क्या किया, पाक जो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले थे उनकी पोल खुली तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भाग गए। तो इन्होंने राज्य सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो बहुत सारा फिर मुझे अफसोस होने लगा कि यार मैं करता तो हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। मेरा कुछ करना पड़ा। जो इम्पैक्ट चाहिए, जो इम्पैक्ट मैं लाना चाहता हूँ वो आ नहीं रहा है। आई थिंक ये आपको राजनीति में ले जाने के लिए ये आपके अंदर की जो घुटन है, हाँ वो आपको लेकर गई राजनीति में। हाँ देखो राजनीति मेरा सब्जेक्ट आज भी नहीं, मैं राजनीति से भी प्रेम करता भी नहीं था, आज भी वैसे नहीं करता हूँ। राजनीति में आना मुझे मजबूरी है। तो मैंने देखा कि यार किसानों का कुछ भला नहीं हो रहा है, गरीबों का भला नहीं हो रहा है। और कोरोना आया तो कोरोना में तो लोगों की हालत बहुत बुरे थे। तो मुझे अंदर से घुटन हो रही थी। मैं रात को रोने लगता था कि यार ये क्या है। और लोगों को इतना विश्वास था कि सुदान भाई के यहाँ फोन लगे, ओहो काम हो जाएगा। होगा तो नहीं, क्योंकि भाई सुदान भाई तो बोल पाएगा लेकिन होगा तो नहीं। मैं एक किस्सा आपको, हाँ। आप ही का किस्सा है, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या था आप मुझे जरा विस्तार से बताइएगा। बताना। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में ही मर गया था। आप वहाँ थे हॉस्पिटल पे। हाँ। आपने उस पर एक्शन लिया था। वो जो ऑफिसर था उसने ये कानून बनाया था कि एम्बुलेंस में ही आना है। हाँ तो ही बेड मिलेगा। ये वारदात तो बहुत, आज भी मेरे रुआंटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा हुआ कि मुझे रिपोर्टर आने लगे कि सर ये यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं। तो मैंने कहा चल ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाल, मैं अस्पताल, ये जो यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन हॉल के शायद यहाँ थे सब। और इन्होंने, अफसर ने ऐसा वो कानून बनाया कि बिना एम्बुलेंस कोई एडमिट नहीं करेगा, प्राइवेट गाड़ी से भी एडमिट नहीं करेगा। और एम्बुलेंस का वेटिंग 48 आवर्स का था। कोरोना टाइम पे तो खेल खत्म हो जाता। तो मैंने गया और वहां पे जैसे मैं गया गेट पर सब पुलिस खड़ी थी और एक माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही थी। बच्चा छोटा नहीं था, ऐसे तो बड़ा था, कुछ 14, 15, 18 साल, 16 साल के आसपास कुछ होगा।
और वो ड्राइविंग सीट से इस साइड इनके बच्चे की ऐसे लेकर बैठी थी और मैंने देखा तो पुलिस वाले अंदर हॉस्पिटल में जाने नहीं देते और वहाँ पे रो रही थी बेचारी और फिर मैंने देखा कि बच्चा एक्सपायर हो गया। उस दिन तो मुझे इतना गुस्सा आया उस अफसर का। मैंने बैंड बजाने की मैंने तय की तो उस अफसर ने तो कानूनी कार्यवाही की, उसके कोई जज थे उसके ससुर, तो हाई कोर्ट से चैनल के लिए नोटिस निकाली ने, चैनल बंद करवाने की धमकियां दी ने, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन तब से मैंने सोच लिया कि साला पत्रकारिता से तो ये सुधरेंगे नहीं, रास्ता बदलना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, गंदगी उतर कर साफ करनी पड़ेगी। मैंने तब तय कर लिया कि जनता साथ दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, लेकिन ईश्वर ने मुझे सिर्फ यहां तक लाने के लिए भेजा नहीं है, इससे भी आगे कुछ है जो मुझे करने के लिए ईश्वर प्रेरित करता है। तभी तो मैं वहां गया, तभी तो मैंने देखा, तभी तो वो मरते हुए मैंने देखा और इतने शमशानों में जगह नहीं थी, इतना हालत खराब थी। तब मैंने देखा, एक तो ऐसा किस्सा था कि मेरा रिपोर्टर मुझे बता रहा था कि सर हम गए शमशान पे, एक मुंबई से आ रहा था फैमिली, अच्छा। बाप और दो बेटे, दो बेटे छोटे थे, बाप ड्राइविंग करके आ रहा था और मर जाता है और छोटे बेटे शमशान में लेकर इनको बैठे थे और वहां 6-6 घंटे तक वहां पे भी वेटिंग थी। तो ये इनको तो पता नहीं था, पहली बार इन पर आफत आई थी। अब ना उनका कोई फैमिली है यहाँ पे ना कुछ। तब मैंने देखा कि साला सरकार में रहकर अधिकारियों को लाइन पर लेकर काम करवाना पड़ेगा, यहां ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा कि हम जिंदा हैं तब तक ऐसा लड़त चलानी है कि इन गद्दों को लात मार कर निकालना। मैंने तय किया और फिर मैं राजनीति में एंट्री किया। तो आप राजनीति में आए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो बनी बनाई पार्टीज हैं उनको ज्वाइन करके भी आप रूल कर सकते थे, सिस्टम में बदलाव ला सकते थे, लेकिन एक नई पार्टी को आपने ज्वाइन किया, आपने अपना बनाया हुआ जो करियर है वो एक नई पार्टी में ज्वाइन किया उसको लेकर, तो ये क्यों आपने ये डिसीजन क्यों लिया? हाँ, जब मैंने ये देखा तब मैंने देखा कि यार राजनीति में आना पड़ेगा, पावर जिसके पास है वो ऑर्डर कर सकता है। भाजपा तीनों पार्टी की ऑफर थी, मेरे पास नहीं थी, ऐसी नहीं थी। आम आदमी तो नहीं थी, कांग्रेस और भाजपा दोनों की ऑफर थी। भाजपा में तो सवाल इसलिए नहीं था कि इन लोगों की तो 27-26 साल से सरकार है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, एमएलए भी नहीं कर रहे थे। मंत्री को बोलते तो मंत्री बोलते क्या करे सुदान भाई, आपको तो पता है। तो मैंने कहा कि वहां मुझे घंटा बजाने तो जाना नहीं। दूसरा कि वहां पे सत्ता के लिए लोग जा रहे थे, काम करने के लिए नहीं जा रहे थे। भाजपा में कोई काम करने के लिए नहीं होता है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। अगर वहां में मंत्री बन जाता, कुछ और बन जाए तो करता क्या करता? बस आपको ये करना है, तो उसके लिए तो मैं आया नहीं था। मुझे सत्ता तो एक दिन भी नहीं चाहिए, ऐसी सत्ता जो मैं कुछ कर ना पाऊं, उस सत्ता को क्या करूं मैं? क्या मतलब? मुझे ईश्वर ने जब भेजा है तो कुछ तय कर भेजा है। तब मैंने वहां मना कर दिया कि मैं आपके पास तो नहीं आऊंगा, क्योंकि आपके पास आने के लिए मेरे पास कोई चांस नहीं, मेरे पास कोई वजूद नहीं है, वजह नहीं है। किसानों का कर्जा आप माफ नहीं कर पाओगे, आपकी औकात नहीं है। अब गरीबों के लिए स्कूल नहीं बना पाओगे, अस्पताल नहीं बना पाओगे, तो वजूद क्या है मेरा? दूसरी ओर कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के लिए क्या है कि अंदरों अंदर बहुत झगड़े चल रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, यहां से चले यहां से। मैंने कहा यार ये लोग सत्ता पर आ जाएं शायद, तो भी क्या करेंगे क्या? मुख्यमंत्री के लिए 5 लोग झगड़ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम क्या होता है यार? पहले तो आप सत्ता तो लो, बाद में होता है। तीसरा मैंने देखा कि यार ईश्वर ने सोचा होगा, तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसको मैं बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा था, उनकी नीतियों को। तो उनकी अच्छी अस्पताल, स्कूलें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और वहां पे आप कुछ फ्रीडम से काम कर पाओगे। वहां के अगर आप बनते हैं, कुछ मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप गुजरात को एक नया
अच्छा गुजरात बना हैं। सकते हैं। तो दूसरी ओर मुझे चुनौतियां भी बहुत दी कि यार ये पार्टी नहीं है, पार्टी को बहुत बड़ी बनानी है, पार्टी के लिए टाइम लगेगा ये। तो मैंने कहा देखो कोई IAS IPS की तैयारी करता है 10 साल लगते हैं, सही। तो मेरी उम्र तो इतनी है नहीं, तब 39 साल थी। 32 साल में तो ईश्वर ने मुझे चैनल हेड बना दिया था, जो कि कोई बनता नहीं है, यंगेस्ट चैनल है, यंगेस्ट एडिटर इन चीफ था। तो मैंने कहा कि कुछ तो है, ईश्वर पर छोड़ा कि क्या करें, सुबह तय करेंगे। तो सुबह मैंने जब अरविंद जी का फोन आया, तो मैंने तीनों का फोन आया था, अरविंद जी का फोन आया, मैंने कहा मैं आऊं, लेकिन मेरी एक शर्त ही है कि बस लोगों का भला होना चाहिए, उसमें कोई पार्टी की रुकावट नहीं होनी चाहिए। बजट कहां से लाना है, क्या लाना है, ये आप चिंता मत करिए। ये अगर सत्ता आती है मेरी, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कहीं से भी बजट ला कर देंगे, लेकिन होना वो चाहिए जो जनता का है, जनता के लिए। तो अरविंद जी ने कहा वो इसके लिए तो हम आए हैं, मुझे भी सत्ता की जरूरत नहीं है। तब मुझे अच्छा लगा और फिर मैं मिलने गया, स्कूलें देखी, अस्पतालें देखी, और फिर तय किया कि इस पार्टी में संघर्ष बहुत है, इस पार्टी में मुश्किल राहें बहुत है, इस पार्टी में पैसे भी नहीं है और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये मेरा रास्ता नहीं। तब तय कर लिया, ईश्वर ने इस रास्ते के लिए हमें बनाया है। और देखो पहली बार में 41 लाख वोट मिलना, और वो भी गुजरात जैसे राज्य में। अरविंद जी के पास बहुत सारे लोगों को मैंने मिलाया था, तो अरविंद जी एक ही बात करते कि मुख्यमंत्री मैं किसी को नहीं बोल दूंगा। तो मैं सोच रहा था यार मुख्यमंत्री के लिए किसने क्या सोचा होगा इन्होंने। बड़े बड़े लोगों को मैं मिला था, सर ये अच्छे हैं, हाँ ठीक है ईशुदान, लेकिन उसको बोल देना मुख्यमंत्री नहीं मांगे। मैं ठीक है सर, मैं बोल दूंगा। तो कुछ लोगों को तो नहीं भाया, तो वो ज्वाइंट भी नहीं हुए, पद के लिए आए वो तो अब शायद पद के लिए आए होंगे। लेकिन अरविंद जी बहुत विजनरी, जब मुझे ये बोला कि मैं लाइन खोलने वाला हूँ, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, अच्छा है सर, मुझे तो सपने में भी नहीं था कि अब यार 1-1.5 साल में आया हूँ। हाँ, मैंने 1 लाख किलोमीटर प्रवास किया, गुजरात 2 बार घुमा, सब समस्याएं लिखी, डायरी बनाई, ये सब कुछ किया। गुजरात का एक नया विज़न मैंने डेवलप किया। मनीष जी हम बैठे हैं, अरविंद जी हम बैठे, घंटों तक बैठे थे कि गुजरात में क्या क्या करना है अगर सरकार आती है तो। मुझे सिर्फ 15 दिन भी सरकार आ जाए, मैंने ये तय किया था कि 15 दिन भी सरकार आ जाए ना, बस काफ़ी है, कर लेंगे। तो उस हिसाब से चला था। मुझे पता था कि सरकार आएगी तो इस तरह से आएगी कि गठबंधन की सरकार आएगी, या तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही टाइम में सरकार बन जाएगी ऐसा था नहीं। 49 दिन की, हाँ वैसे ही प्लान थी। तो मैंने भी यही सोचा था कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री मुझे डिक्लेयर किया है, मुझे 49 दिन भी नहीं सर, 15 दिन काफी है। 15 दिन में अगर फिर सरकार गिर जाती है ना, तो यही जनता वापस लेगी, और वैसी वापस लेगी कि जो भारत में कहीं नहीं आई होगी। तो मुझे वो विश्वास था, और मुझे काम भी क्या करना था वो भी मैं तय था कि 15 दिन में क्या करना है, और अफसर को कहाँ से क्या करना है, कहाँ से पैसे लाना है, कहाँ से फंड लाना है, सब कुछ मैंने वो कर लिया था। लेकिन ईश्वर की कोई और इच्छा होगी, भाजपा को 156 देने की होगी, दी, भले करे वो काम, अच्छा है। डेफिनेटली। तो ईशुदान भाई, ये आपने जो पॉलिटिक्स की बात कही, और आप जो ये अपनी पूरी जर्नी लेके आए, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि जो आप पॉलिटिक्स में आए, तो अगर कोई आपसे विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति भी है, तो जब आप उसके साथ टेबल शेयर करते हैं या फिर कोई सामाजिक प्रोग्राम में स्टेज शेयर करते हैं, तो जो एक सहिष्णुता आपके अंदर दिखती है, और जो आप इतना स्वाभाविक होकर किसी से भी घुल मिल के बात कर पाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। इसका राज क्या है, आप ये कैसे कर पाते हैं? देखो एक चीज है, मैं यहाँ कोई पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ अच्छा करने के लिए आया हूँ। आज भी भाजपा में बहुत अच्छे मंत्री भी, MLA MP बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, जो फैमिली रिलेशन में है, कांग्रेस में भी है। और पार्टी के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं, पॉलिटिक्स के लिए, कि जब चुनाव का दिन होता है तभी वोटिंग में आप मेहनत करिए। 6 बजे वोटिंग खत्म हुई, पार्टी पॉलिटिक्स खत्म, फिर आपको वो राज्य, जिला, तहसील या देश का सोचना है। मैं उस विचारधारा से। तो कभी कभी भाजपा के मंत्री या सांसद या सब बैठे होते हैं, तो बहुत ही हंसी मजाक में हम एक दूसरे की वो करते हैं। दूसरा, मैं साधना करता हूँ,
आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो मैंने ज़िंदगी में देखा है कि भाई ईश्वर ने मौका दिया है तो जो वो करवाता है वो करना है। मुझे किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है। मैं बहुत उस बाबत में चीज हूँ। मुझे गालियां देने वाले भी मेरी पार्टी में मैंने उसको पद दिया है, मुझे पता है ये गालियां दे रहे हैं। ऐसा तो देखो ईश्वर ने मुझे बुद्धि बहुत दी है, लेकिन मैं ये भी उनको नहीं पता होने देता कि उन्होंने जो गालियां दी है या लूज टॉक की है मेरे बारे में वो मुझे पता है, मैं पता नहीं होने देता। मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, द्वेष भावना में रखता नहीं हूँ। बेसिकली आध्यात्मिकता हूँ, लेकिन जब विपश्यना का साधना हुई तब से मैं और इस मामले में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, उस भावना से चल पड़ा। और ये भी एक पता चला कि ये क्षणभंगुर है। हम नाम के लिए काम कर रहे हैं, कोई नाम के लिए करता है, कोई पैसों के लिए करता है, कोई शरीर के लिए करता है, लेकिन कुछ तो रहने वाला नहीं है। ये सब चीज तो रहने वाली नहीं है, वो पक्का है। देखो आज ईशुदान गढ़वी का ये सब है, वो मिट्टी में मिल जाने वाला है। मैं खुद भी, मेरा नाम भी, मेरा शरीर भी। अब मैं शरीर के लिए चार्टर प्लान लूं, उसका मतलब नहीं है। तो चार्टर प्लान के में जरूरत क्या है यार, मैं शरीर तो मिलने वाला, मिट्टी में मिलने वाला है। क्या बढ़िया बात कही यार। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं तो ये लगता है कि कर्म आते हैं। तो इस चीज जीवन में भी मैं बहुत क्लैरिटी है। आज मुझे कोई शौक नहीं है, ना तो मुझे कपड़े का है, ना मुझे घूमने का है, ना मुझे विदेश जाने का है। मुझे एक ही शौक है कि कोई गरीब के आंसू कैसे लूछे जाए, उसको कैसे मदद की जाए, उसकी आशीर्वाद कैसे ली जाए, और वो भी कैसे कि ईश्वर करा रहा है मुझे, मैं निमित्त हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं की भावना आए तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा भुगतने के लिए, मैं तो चक्कर में फिर मैं चक्कर आना पड़ेगा। अगर ईशुदान गढ़वी नहीं किया, नहीं ईशुदान गढ़वी नहीं किया, कुछ नहीं है, ईशुदान गढ़वी कुछ नहीं है भाई। सर आपने विपश्यना का जिक्र किया, बहुत सारे लीडर्स विपश्यना करते हैं, तो ये आपको विपश्यना का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखो मैं ध्यान तो बहुत छोटा था तब से कर रहा था, पता नहीं था। मैं हनुमान चालीसा कभी कभी याद करता हूँ कि कहाँ से मैंने किया। तो मैं 8वीं कक्षा में जब था तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और वो तब से मैंने ले रखी है कि मैं शाम को हनुमान चालीसा करने के बाद खाना खाता हूँ, और सुबह में पूजा करने के बाद खाना खाता हूँ। तब तक मैं मुंह में अन्न नहीं डालता। तो मैंने सोचता हूँ कि यार ये कैसे हुआ होगा, लेकिन पूर्व जन्म की मेरी कमाई है, होगी। तब तो मैं इस हिसाब से चला। बाद में जब ये अरविंद जी से बातें करता था आध्यात्मिक, तो उन्होंने कहा यार तू विपश्यना किया है? मैंने कहा नहीं किया सर मैंने, या तो शायद किया होगा, मुझे पता नहीं है। तो नहीं ऐसा नहीं होता है, विपश्यना किया होगा तुझे पता होगा। तो मैंने कहा कि तो फिर तू जा। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर मनोज भाई थे मेरे महामंत्री, तो उन्होंने एक मुझे फ़ोन किया कि मैं 10 दिन के लिए साधना में जा रहा हूँ, तो मैं नहीं हूँगा, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुबह की ले लेना। मैंने कहाँ जा रहा है? मैं तो मुझे आना है। तो उन्होंने अगले दिन तय हुआ, दूसरे दिन चल पड़े। क्या बात है। तो एक हुई, बहुत मज़ा आया, जीवन में बहुत फर्क हुआ। हर रोज 1 घंटे फिर मुझे पता चलने लगा कि ध्यान कैसे करनी है। प्रॉपर पहले तो मैं ऐसे ही बैठ जाता था, मुझे पता नहीं था। और बाद में दूसरी भी विपश्यना की साधना, उसमें तो ये भी पता चल गया कि भाई कैसे क्षणभंगुर शरीर है, संवेदना कैसे उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, हमारा मन कितना चंचल है। हमें गाली दे रहा है तो हम व्याकुल क्यों हो रहे हैं, ये भी पता चला कि किसी के चलते चित्त क्यों किसी में डालना है। तो सब कुछ जिंदगी का, अभी तो मैं 5% ही जाना हूं, लेकिन जो जाना हूं उसको मैं अमल में डालता हूं कि यार ये चीज से मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों गुस्सा है भाई, है नहीं? तो कैसे माइंड संतुलन रखना है, स्ट्रेस में कैसे रहना है, कैसे हर हमेशा खुश रहना है, कैसे दूसरों को देखकर अच्छा भलाई के लिए करना है। और सत्यनारायण जो गोयंका जी के जो प्रवचन बहुत ही डीपली जो समझाते हैं वो 10 दिन में, वो मैंने
जीवन में उतारने की थोड़ी बहुत कोशिश की तो इतना परिवर्तन आ रहा है। मेरा गुरुजी है शिव कृपानंद स्वामी, उनसे भी इंस्पिरेंस मिलते हैं मुझे। ये जितने जितने मतलब आध्यात्मिक जर्नी जाती है तो ईश्वर खुद ना खुद कहीं ना कहीं ले जाता है। दूसरी बार तो जयराज ने ही कहा कि आप अब भी पसीना कर लो, नहीं तो मैं ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। तो देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये ईश्वर जो कहता है या ईश्वर जो तय करता है वो ईश्वर पर अगर डाल दो तो अपने आप होते जा रहे हैं। तो साधना, विपश्यना साधना, फिर मैंने फैमिली को लेकर गया दोबारा। हाँ, आपके फैमिली में भी यस, मेरी वाइफ को लेकर गया, मेरी भांजी को लेकर गया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। घर में उनको विपश्यना आने के बाद गुरुजी बहुत अच्छा कहते हैं कि एक बार घर में विपश्यना कहीं आ गई तो फिर और बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी परिवार में। तो यही हुआ कि हमारे यहाँ परिवार में तो विपश्यना का नाम भी कभी नहीं सुना था। जब मैंने करके आया तो मेरे फैमिली में आज कुछ दिन हुए दोबारा मेरी मिसेस करके आ गई, लेकिन वो भी ध्यान करते हैं तो मतलब पूरा घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव माहौल हो जाता है, उनके स्वभाव में बहुत फर्क हो जाता है। तो मैं तो हर लोगों को कहता हूँ एक बार विपश्यना करो। और सबसे बड़ी बात, जो पति पत्नी का झगड़ा होता है वो दोनों जाए दोनों साथ में जाओ, तो मैं ये मान रहा हूँ डिवोर्स का केस खत्म हो जाएगा। या बच्चों को भी आप धीरे धीरे उसमें लाइए तो व्यसन मुक्ति हो जाती है। तो ये जिंदगी का मतलब कि ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, आध्यात्मिकता दे दी, मेरे जीवन में द्वेष भावना खत्म कर दी, थोड़ी बहुत होती है तो मेरे कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहने दी, मुझे सबका भला हो उस भावना पे मुझे चलने लगा। मुझे ईश्वर ने इतना दे दिया कि एक छोटे से खंभालिए के पिपलिया गांव का बच्चा जब सूरत जाता है तो लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। मुझे वो नहीं रहा है। गुजरात के कोने में जाता हूं तो लोग कहते हैं अरे ईशुदान भाई हैं, या ईशुदान भाई जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका ये कार्यक्रम देखते हैं, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है। तो इससे और क्या चाहिए। डेफिनेटली ये लाखों लोगों की होप होती है वो बन जाती है, आपके साथ उनकी श्रद्धा जुड़ जाती है। करे भाई कोई है जो हमारे साथ लड़ रहा है, कोई है हमारा नेता। जैसे आपने वो किसानों वाली बात कही तो ईशु भाई को ये टाइटल मिला है कि भाई खेडूत नो पत्रकार, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ईशुदान भाई ये आपकी जर्नी रही। अभी आपको एक हम निजी सवाल पूछते हैं कि भाई इतनी आप मेहनत करते हैं, इतनी आप जी जान लगा के ताकत लगा के काम करते हैं, तो आपका फेवरेट फूड क्या है? आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? देखो बेसिकली मेरा फूड, मैं आपको ताजुब होगा कि मैंने घर पे कभी ये नहीं कहा कि आज ये बनाओ, जो आता है खा लेता हूँ। मैं खाने के लिए जिंदा देता ही नहीं। कुछ लोगों को शौक होता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर आप सुबह खा लेता हूँ, मैं नाश्ता जैसा नहीं होता, तो हेवी होता है मेरा। सुबह में दही होता है, चटनी होती है, रोटी या बाजरा का रोटला भी होता है, और सब्जी की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन खा लेता हूँ कभी कभी। तो पूरा देसी खाना मेरे घर पे होता है। और शाम को तो यही दूध, दही, छाछ चाहिए मुझे, बटर मिल्क। हाँ, बटर मिल्क चाहिए मुझे, अच्छी क्वालिटी वाली। लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा कि यार इसकी सब्जी बनाओ, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरा, मैं बाहर का बहुत खाना कम खाता हूँ। अगर आप मेरी टूरिंग होती है तो मैं हार्डली बाहर का खाना खाता हूँ। बाकी एक टाइम खा लिया बस हो गया। बाकी फ्रूट खा लेता हूँ रास्ते में, तो ये एक तो नहीं रहता है मुझे। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही गंभीर हूँ। मैं तेल की तली हुई आइटमें बहुत कम खाता हूँ, ऐसा ही। हाँ, फिर मैं चाय कॉफ़ी या कुछ पीता नहीं हूँ। कभी कोई गए तो चाय पिला दी या कॉफ़ी पिला दी, वो बात अलग है। उसके बाद तुरंत पानी पी लेता हूँ ताकि कि व्यसन ही ना हो। तो इस तरह का है। बढ़िया। सो ईशुदान भाई, आपने पॉलिटिक्स की इतनी डीप में बातचीत की, तो क्या रीज़न है कि आज का जो युवा है वो पॉलिटिक्स में जिस तरह से आप जुड़े हो उस तरह से नहीं जुड़ पाता? देखो, पॉलिटिक्स में क्या किया है कि जो लोग आए उन्होंने खजाना देखा कि सब पावर यहाँ पे है, खजाना यहाँ पे है।
कोई मंत्री बनता है तो 100, 150, 500 करोड़ की संपत्ति मिल जाती है। आपकी 100 पेटी IAS या फलाना बन के पगार सैलरी में तो बनती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सबको आने नहीं देते हैं। आप मत आओ, ये गंदा है, यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी मत आओ, हम साफ करेंगे, Yes. बॉडी में मछली। देखो आपको क्या चाहिए, पहले तो ये करते हैं तो कोई आता नहीं है। दूसरा, कोई हिम्मत करता है तो फिर उसकी फैमिली को बोलते देखो आपका बच्चा यार पॉलिटिक्स में यहाँ गंदा है, मत करो, मत क्यों करवा रहे हो। फिर भी वो आता है तो उसको जेल में या पुलिस से या कुछ करवा देते हैं, साम दाम दंड साम दाम दंड भेद। फिर भी वो आ गया तो बोलते हैं हमारी पार्टी में चले आओ, हम बोले वो करो। तो इस हिसाब से ये लोग पॉलिटिक्स में बच्चों को आने नहीं देते हैं। मैं तो कभी ताजुब होता है कि एक कांस्टेबल की एग्जाम आती है, 10 लाख एप्लीकेशन आती है, 15 लाख 17 लाख 15 लाख, और फिर पेपर लीक होता है। अरे क्यों आप इस यार कांस्टेबल बनने के लिए जा रहे हो, आओ तहसील पंचायत में सदस्यता लड़ो, TDO का बाप बनो, आप जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत रहो, 10 गांव में घूमो, मेहनत करो, 3, 4, 5 महीने में आप चुनाव जीतो और DDO का बाप बनो, DDO को हुक्म करो, आप कॉर्पोरेटर बनो, कमिश्नर को हुक्म करो। क्यों आप, लेकिन इनको आने नहीं देते ना। ये कुछ नहीं है तो आप किसानी करो, मजदूरी करो, पढ़ाई अच्छी ना करो और करो तो फिर आप कांस्टेबल बन के रह जाओ, हमारा पालन करो। अब कांस्टेबल के लिए आपको पर्चा भरना है तो आपकी इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन मंत्री के लिए कुछ नहीं, वो 4 पास भी चलेगा, 8 पास भी चलेगा और 10 पास भी चलेगा, केस होंगे तो भी चलेगा। हाँ। तो ये गंदी पॉलिटिक्स, इसके गंदी 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 करके किसको आने नहीं देते। तो इसके चलते मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, आइए पॉलिटिक्स में, आप नेता बनिए, आप राज करिए इस राज्य पे, ये तहसील पे, ये डिस्ट्रिक्ट पे, ये कॉर्पोरेटर पे, आपका हक बनता है। आपके पढ़े लिखों को और ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर आप नहीं आओगे, अब देखो अन्ना आंदोलन हुआ, अरविंद जी और अन्ना दोनों थे, अन्ना ने फिर रालेगांव सीधी जाकर सो गए, क्या फायदा मिला भाई, कुछ नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, मैं भागने वाला मैं से नहीं हूं, भले जेल आए तो क्या हुआ। तो आज दिल्ली के बच्चों को अच्छी अस्पताल मिली, स्कूल मिली, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिला। ये क्या क्यों हुआ, अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया कि नहीं मैं आऊंगा। वो तो नहीं तो IRS थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उसकी वाइफ भी इनकम टैक्स कमिश्नर थी, क्या जरूरत थी। ऐसे सब सोचेंगे तो ये लोग, गंदे लोग, धंधा बनाकर राजनीति को पूरे देश खा लेंगे। आज अन्ना क्या कर बैठा है, 5 लोगों को नौकरी भी नहीं देता है, आज अरविंद केजरीवाल ने 12 लाख लोगों को नौकरी दी। तो ये मैं युवाओं को कहता हूं, आइए पॉलिटिक्स में, राजनीति आप करिए और राजनीति दिल से करिए और आप ही गंदगी साफ करिए। क्या बात है। ये जो आपकी बात है ये सभी युवाओं तक पहुंचे और सभी युवा जुड़े, क्योंकि देश को ज़रूरत है और उनको जुड़ना है अपने लिए ही, अपने परिवारों के लिए ही। तो बेशक वो यहाँ आए और देश की जो सफाई है, देश की जो उन्नति है, उसमें सभी भाग लें। अभी सुबह ये आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, फिर पैकअप करते हैं। तो आखिरी बात ऐसी है कि अगर आपके पास पूरी दुनिया भर के रिसोर्सेज हो और आप कोई 3 चीज़ ये दुनिया के अंदर आप बदल सकें, ऐसी आपके पास पावर है, इम्प्लीमेंट कर सकें आपके कुछ विचार, तो वो 3 चीज़ें क्या रहेंगी जिसके अंदर आप चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पहले तो किसानों का कर्जा माफ करके, उनके दाम तय करके, उनको 3 फसल ले सके उसी प्लान करके उनको खेती को उद्योग बनाना चाहता हूँ, ताकि किसान के साथ उनके मजदूर और उनके साथी, वो तीनों का बहुत बड़ा चंक है। दूसरा मैं ये करना चाहता हूँ कि हर गांव में अच्छी गुजराती और इंग्लिश मीडियम की शालाएं हो, ताकि अहमदाबाद और बड़ौदा में पढ़ने वाला बच्चा और मेरे गांव में, छोटे गांव में पढ़ने वाला बच्चा को भी पूरी की पूरी फैसिलिटी वहां मिले फ्री में। और तीसरा, पूरे गुजरात का मेडिक्लेम में उतारना चाहता हूं, 5 अच्छी एम्स जैसी अस्पतालें बनाकर पूरे गुजरात में कहीं पे भी खानगी अस्पताल में आप चले जाओ, 1 लाख का बिल है, 1 करोड़ का बिल है, आपको गुजरात का आधार कार्ड दिखाकर 0, ताकि कोई बिना सारवार मृत्यु न पाए। ये 3 काम मैं पहले करने वाला का मेरी विश है। मैं ना करूं तो कोई आए तो करे। ये आपकी जो 3 विश है उसमें हम भी साधुवाद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो ये थे ईशुदान भाई गढ़वी,
ये राजनीतिज्ञ है, एक पत्रकार है और उन्होंने अपने जो विचार रखे हैं वो काफ़ी प्रेरणादायक थे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सुदान भाई, एंड आप देखते रहिए और सीखते रहिए।